नमस्कार दोस्तों, मैं रेहान ए प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि फ़िलहाल चर्चा में है, करेंट अफेयर्स में काफ़ी चल रहा है। टॉपिक है MTP बिल 2020, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि इसका पूरा नाम है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का अर्थ हम गर्भपात से ले सकते हैं, एबॉर्शन से ले सकते हैं। अब पता होना चाहिए कि गर्भावस्था की एक समय क्या होता है, कितने समय तक गर्भावस्था होती है। सामान्यतः हम 9 माह बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम माह का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 40 वीक्स का यूज करेंगे। तो गर्भावस्था होती है 40 वीक्स की, 40 सप्ताह की, ठीक है। तो हम पहले गर्भावस्था के बारे में जान लेते हैं, एबॉर्शन के बारे में जान लेते हैं, गर्भपात के बारे में जान लेते हैं कि गर्भपात होता क्या है। तो इंडिया में गर्भपात करवाने के कुछ नियम बने हुए हैं। यदि उन नियमों के आधार पर गर्भपात करवाया जाता है, एबॉर्शन करवाया जाता है, तो वह MTP बिल के तहत आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत आता है, जो कि लीगल है, कानूनी है, ठीक है। यदि गर्भपात इन नियमों के अकॉर्डिंग नहीं करवाया जाता है तो वह इल्लीगल आता है, गैर कानूनी है, जिसे हम क्रिमिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पुराने MTP एक्ट की। पुराना MTP एक्ट जो कि 1971 में आया था। अब 1971 से पहले क्या था एबॉर्शन को लेकर? तो 1971 से पहले कोई भी कानून नहीं बना हुआ था एबॉर्शन को लेकर, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्भपात हुआ करते थे, और उन गर्भपात को वो लोग करते थे जो कि इस काम में ट्रेंड नहीं थे, जिसके कारण जो मातृ मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है, वह बहुत ज़्यादा होती थी। फिर शांति लांझा कमेटी की सिफारिश पर 1971 में एबॉर्शन को कानूनी बनाया गया और MTP एक्ट बनाया गया, जिसे 1972 में लागू किया गया। कुछ वर्डिंग से डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1 है विएबिलिटी एज, जीवन क्षमता की उम्र। ये क्या होती है? आपने कई बार सुना होगा विएबिलिटी एज या जीवन क्षमता की उम्र के बारे में। तो यह क्या है? यानी कि यह वह उम्र होती है जिसमें फिटस को, भ्रूण को माँ के शरीर से बाहर निकालने के बाद वह जीवित रह सके। तो मतलब कि वह कौन सा टाइम है या वह गर्भावस्था का कौन सा समय है जब भ्रूण को माँ के गर्भ से बाहर निकाल लिया जाए तो वह जीवित रह सकता है। तो यह एज इंडिया में अलग है और USA में अलग है। इंडिया में है 28 वीक्स और USA में है 20 वीक्स। तो यह डिफरेंट क्यों है? इंडिया में अलग और USA में अलग क्यों है? सामान्य सा कारण है इसका, क्योंकि USA की जो चिकित्सा फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, वह क्या हाई है, उच्च चिकित्सा सुविधा है, जो कि USA में है, जिस कारण यदि बच्चे को 20 वीक तक भी बाहर निकाल लिया जाए, 20 वीक के बाद भी बाहर निकाल लिया जाए तो वह जीवित रह सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में यह 28 वीक्स है, उसके बाद ही बाहर निकाल लिया जाए तो तब उसे जीवित रखा जा सकता है। तो यह विएबिलिटी एज है इंडिया में। यानी कि हम इसका एक मतलब निकाल सकते हैं कि जो 40 वीक तक की गर्भावस्था है उसमें से जो 28 वीक हैं
0 से लेकर 28 तक तो जो जो भ्रूण है वह क्या है, नॉन लिविंग है, अजीवित हैं। और 28 के बाद से और 40 तक को हम लिविंग बोल सकते हैं, लिविंग है 28 से और 40 तक, यानी कि उसमें जान आ चुकी है, उसमें लाइफ आ चुकी है 28 से 40 वीक तक के भ्रूण में। ठीक है, अब हम दूसरी वर्डिंग्स की बात करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं। एबॉर्शन, गर्भपात। एबॉर्शन क्या होता है? देखो, जो विएबिलिटी एज है, यदि उससे पहले हम गर्भावस्था को ख़त्म कर देते हैं तो उसे एबॉर्शन कहते हैं, यानी कि जो जीवन क्षमता की उम्र से पहले गर्भावस्था को ख़त्म करना गर्भपात कहलाता है। अब जो विएबिलिटी एज हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इंडिया में विएबिलिटी एज कितनी है, 28 वीक्स की। यदि 28 वीक्स से पहले गर्भावस्था को समाप्त किया जाता है तो उसे एबॉर्शन कहा जाएगा इंडिया में। लेकिन एबॉर्शन की यही डेफिनेशन यूएसए में 20 वीक होगी, इंडिया में कितनी, 28 वीक हैं। इससे पहले यदि बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है तो वही एबॉर्शन है। ठीक है, क्या उसे गर्भावस्था को ख़त्म कर दिया जाता है तो वही एबॉर्शन है। ठीक है, अब जो एमटीपी बिल है उसके बारे में थोड़ा दोबारा देखते हैं। जो एमटीपी बिल नहीं, एमटीपी एक्ट 1971 वाला एक्ट और बिल में आपको डिफरेंस तो पता होगा। एक्ट जो कानून बन चुका है और बिल वह जो अभी कानून नहीं बना है। ठीक है, तो हम एमटीपी एक्ट 1971 उसके अकॉर्डिंग तो जो गर्भपात की उम्र है, एबॉर्शन की जो उम्र है वो कितनी है, 20 वीक से पहले की दे रखी है कि 20 वीक से पहले ही आप एबॉर्शन करवा सकते हो। यदि 20 वीक के बाद एबॉर्शन करवाया जाता है तो वह इलीगल होगा। ठीक है, 20 सप्ताह तक ही आप एबॉर्शन करा सकते हो, उसके बाद का इलीगल है। लेकिन जो इंडिया की जो एबॉर्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो यह कहा गया है कि जो 28 वीक तक एबॉर्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक विरोधाभास, एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर दिखाई देती है। अब यूएसए और इंडिया में कंपैरिजन करते हैं कि जो यूएसए में विएबिलिटी एज है वह है 20 वीक। ठीक है, और एबॉर्शन की भी है 20 वीक, और एमटीपी बिल में भी वहाँ पर 20 वीक की दे रखा है। ठीक है, जबकि जो इंडिया में है यहाँ पर विएबिलिटी एज 28 वीक है, एबॉर्शन भी 28 वीक है, लेकिन एमटीपी केवल 20 वीक ही है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि जो 40 वीक तक का जो समय है इसमें से 28 वीक तो हमारे जो एबॉर्शन का जो पीरियड है वह है कि इससे पहले एबॉर्शन करवाया जा सकता है। क्यों करवाया जा सकता है? क्योंकि इस समय तक बच्चे में जीवन की क्षमता नहीं आती है, तो यहाँ पर नॉन विलिएबल फीटस होता है, और 28 के बाद विलिएबल फीटस होता है। विएबल फीटस होता है जीवन क्षम भ्रूण, और 28 से पहले जीवन क्षम भ्रूण। देखिए, 28 वीक से पहले यदि बच्चा अपने आप मर जाता है तो उसे हम मिसकैरेज कहेंगे, उसे हम एबॉर्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, यदि उसे जानबूझकर मारा जाता है, इंड्यूस्ड किया जाता है, तो उसे हम भ्रूण नष्ट कहेंगे। 28 वीक से पहले वाला भ्रूण नष्ट, और उसे हम एबॉर्शन के तहत, एमटीपी एक्ट के तहत ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। वो भी केवल एमटीपी एक्ट के तहत कितना वीक है, 20 वीक से पहले ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि 20 वीक से ज़्यादा का समय हो चुका होता है तो वह इलीगल होता है, इलीगल एबॉर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन 28 वीक तक कोर्ट परमिशन दे सकता है। कोर्ट के पास देखो, एमटीपी एक्ट की सेक्शन
सेक्शन 5 में यह बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट ने 28 सप्ताह तक भी गर्भपात की अनुमति दी है, लेकिन वह हमेशा अनुमति नहीं देता। हम कुछ केस को लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। महाराष्ट्र में 13 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। जब उसे अपनी गर्भावस्था का पता चलता है तब समय 20 वीक से ज़्यादा का हो चुका था। तो 20 वीक से ज़्यादा का समय हो चुका है तो एमटीपी एक्ट के तहत तो वह एबॉर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि एमटीपी में केवल 20 वीक से पहले ही एबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो वह कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट उसे परमिशन दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे 28 वीक से ज़्यादा का समय नहीं हुआ था। एक दूसरा केस लेते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में 10 साल की लड़की के साथ उसके मामा ने रेप किया। जब उसे अपनी गर्भावस्था का पता चलता है तो जो समय है वह 28 वीक से ज़्यादा का जा चुका था। 28 वीक से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। तो अब ना तो उसे एमटीपी के तहत एबॉर्शन करवाने की अनुमति मिल सकती है और न ही उसे कोर्ट ने अनुमति दी। क्यों? क्योंकि समय 28 वीक से ज़्यादा का हो चुका था। यहाँ तक कि जो पहले केस है उसमें लड़की की उम्र ज़्यादा थी, बल्कि दूसरे केस में लड़की की उम्र कम है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने उसे परमिशन नहीं दी। अब देखिए विएबल फीटस, यानी कि 28 सप्ताह के बाद वाला यदि बच्चा अपने आप मर जाता है तो उसे यहाँ पर मिसकैरेज ना बोलकर स्टिल बर्थ कहेंगे। ठीक है, यदि जानबूझकर मारा जाता है, इंड्यूस्ड किया जाता है, तो उसे हम किलिंग फीटस कहेंगे, भ्रूण हत्या कहेंगे। और यह क्या है? फीटसाइड, जो कि इलीगल है। ठीक है, इसको फीटसाइड कहा जाएगा जो कि इलीगल है। देखिए अब इलीगल एबॉर्शन और फीटसाइड, इनमें क्या है? देखो, इलीगल एबॉर्शन 20 वीक के बाद करवाया जाता है, लेकिन 28 वीक से पहले तक का, तो यह इलीगल एबॉर्शन कहलाएगा। और इसमें सज़ा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 312 के तहत। एक है फीटसाइड, जो कि यदि 28 वीक के बाद करवाया जाता है एबॉर्शन तो वह फीटसाइड में आता है, जिसमें आईपीसी की धारा 315 के तहत सज़ा का प्रावधान है। चलो जानते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं यानी कि जो फीमेल है उसको यह अधिकार है कि वह अपने शिशु को जन्म भी दे या गर्भपात कराए, यह उसे अधिकार है। लेकिन यह अनमेरिड फीमेल को अधिकार नहीं है। रिप्रोडक्टिव राइट केवल 20 वीक से पहले ही है, उसके बाद नहीं है। वो भी केवल मैरिड फीमेल को है, अनमेरिड फीमेल को नहीं है। ठीक है, और एबॉर्शन भी केवल वही फीमेल करा सकती है जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो, क्योंकि इंडिया में शादी की जो एज है वो भी 18 से ही ऊपर है। गर्भपात केवल कुछ परिस्थितियों में ही करवाया जा सकता है। अब वह परिस्थितियाँ क्या क्या हैं जिनमें गर्भपात किया जा सकता है? नंबर 1 है फीटस, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड कॉन्जेनिटल एनोमलीज। कॉन्जेनिटल एनोमलीज क्या होती हैं? यदि जो बच्चा है उसमें बॉडी अंग नहीं बन पाए हैं, बॉडी पार्ट्स नहीं बन पाए हैं या उनका विकास नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में गर्भपात करवाया जा सकता है। और जेनेटिक असमानता के कारण भी या कुछ जेनेटिक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस कारण भी गर्भपात करवाया जा सकता है। दूसरा है मैटरनल, एनी डेंजर ऑफ लाइफ ऑफ मदर ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। यदि ऐसा लगता है कि यदि माँ की प्रेगनेंसी जारी रखी जाती है तो माँ की डेथ हो सकती है।
उस कंडीशन में गर्भपात किया जा सकता है। तीसरा है रेप की स्थिति में। और चौथा है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स गर्भ निरोधक दवाइयाँ। यदि किसी कारणवश गर्भ निरोधक दवाइयाँ फेल हो जाती हैं तो उस स्थिति में भी गर्भपात किया जा सकता है, बट वह केवल मैरिड फीमेल ही करवा सकती हैं। यदि गर्भ निरोधक दवाइयाँ फेल हो जाती हैं और अनमेरिड फीमेल इसमें एबॉर्शन नहीं करवा सकती, केवल मैरिड फीमेल ही गर्भ निरोधक दवाइयों के फेलियर होने पर एबॉर्शन करवा सकती हैं। प्रॉब्लम्स विद ओल्ड एमटीपी एक्ट। ओल्ड एमटीपी के साथ क्या समस्याएं थी? तो एक अनमेरिड फीमेल को लेकर समस्याएं थी कि अनमेरिड फीमेल को राइट नहीं था कि वह एबॉर्शन करवा सके। ठीक है, तो इससे जो मोर्टेलिटी रेट है वह क्या बढ़ती थी, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी? क्योंकि उनके पास राइट तो नहीं था, लेकिन उनको एबॉर्शन तो करवाना है, तो वह इलीगल काम करते थे। तो इलीगल एबॉर्शन कौन करता है? जो इस काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो इससे मातृ मृत्यु दर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो एक डिमांड चली हुई आई कि रिप्रोडक्टिव राइट फीमेल, मैरिड फीमेल और अनमेरिड फीमेल सभी को रिप्रोडक्टिव राइट्स मिले। और न्यू एमटीपी एक्ट के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके से यदि असफल होने पर अब अनमेरिड फीमेल को भी एबॉर्शन कराने का अधिकार है। तो न्यू एमटीपी एक्ट के अंदर एक चीज़ तो ये ऐड हो गई कि अब अनमेरिड फीमेल भी एबॉर्शन करा सकती है। कब? जब गर्भ निरोधक दवाइयाँ असफल हो जाती हैं। दूसरा है ओल्ड एमटीपी एक्ट से कोर्ट में 2 प्रकार के केस फाइल हुए। अब वो 2 प्रकार के केस कौन कौन से हैं? एक तो रेप का केस है। उसमें क्या था कि यदि गर्भावस्था को 20 वीक से ज़्यादा का समय हो जाता है तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अब वो लड़की कोर्ट में जाएगी तो आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, तो बहुत सारी समस्याओं का उसको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एक डिमांड चली आ रही थी कि जो 20 वीक है इसको बढ़ाकर 24 वीक कर दिया जाए। भाई वैसे भी एबॉर्शन का जो टाइम है वह 28 वीक का है, लेकिन 28 वीक नहीं तो कम से कम 24 वीक तो कर ही दिया जाए। तो न्यू एमटीपी बिल के तहत उसे 24 वीक बढ़ा दिया गया कि 24 वीक तक केवल एमटीपी एक्ट के तहत ही गर्भपात किया जा सकता है। दूसरा है फिटस में एबनॉर्मेलिटी होने पर। देखिए 16 सप्ताह तक लगभग सभी अंग बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस समय यदि रेडियो स्कैनिंग की जाती है तो सभी अंग डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है वह क्या डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। इसके लिए 20 वीक के बाद होती है लेवल 2 की स्कैनिंग। तो जब लेवल 2 की स्कैनिंग होती है तो उसके अंदर सभी ऑर्गन की डिटेल स्कैनिंग होती है, और यदि बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वह भी डिटेक्ट हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 20-22 वीक लग जाते हैं। और इस समय पता चले कि बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, विकृति है, तो गर्भपात नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि 20 वीक से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो एमटीपी एक्ट केवल परमिशन देता है कितने वीक की? 20 वीक से पहले की। तो यहाँ भी एक डिमांड उठी कि इस एज को बढ़ाकर 24 वीक कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि इस समय तक बॉडी की कंप्लीट डिटेक्टिंग हो जाती हैं और एबनॉर्मल पार्ट का पता लग जाता है। और न्यू एमटीपी बिल ने इसको 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।
अब इस कंडीशन में क्या होता था कि जो 20 से 22 वीक तो हो जाते थे, ठीक है। अब उसके बाद एमटीपी एक्ट तो उसे परमिशन देता नहीं था, तो वो जो महिला हैं वो जाती थी कोर्ट में और उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे और इससे आर्थिक और सामाजिक उनको नुकसान देखने को मिलता था। ओल्ड एमटीपी एक्ट को लेकर तीसरी प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर की आवश्यकता। ओल्ड एमटीपी एक्ट में यह प्रावधान था कि यदि 12 वीक से पहले गर्भपात कराया जाता है तो एक डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। यदि 13 वीक के बाद गर्भपात करवाया जाता है तो 2 डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। अब समस्या ये है कि ग्रामीण इलाकों में 2 डॉक्टर मिलना थोड़ा बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम नॉर्मल डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो कि इस काम में विशेषज्ञ हो, तो वह मिलना थोड़ा बहुत कठिन है। तो यह डिमांड चली आई कि 20 वीक तक केवल एक ही डॉक्टर द्वारा गर्भपात कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद न्यू एमटीपी बिल में जो 20 वीक तक है तो केवल एक ही डॉक्टर गर्भपात कर सकता है और 20 वीक के बाद 24 वीक तक 2 डॉक्टर गर्भपात कर सकते हैं। अब एमटीपी बिल 2020 को समराइज्ड कर देते हैं। तो नंबर 1 क्या है इसमें कि जो अनमेरिड फीमेल हैं उसको गर्भ निरोधक दवाइयों के असफल होने पर उसे गर्भपात कराने की अनुमति मिल जाए। दूसरा है 20 सप्ताह के स्थान पर 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति हो, ठीक है। और 20 सप्ताह तक गर्भपात एक ही डॉक्टर करेगा और 20 से 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टर द्वारा गर्भपात किए जाएंगे। और चौथा है प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट हो। गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स महिला रोग विशेषज्ञ, और एक पेडियाट्रिशियन हो मीन्स बाल रोग विशेषज्ञ, और एक रेडियोलॉजिस्ट हो जो कि सोनोग्राफी वगैरह काम करता है।